हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुकी हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेनली आपको आगामी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलती है, शॉर्ट फॉर्म में जो नोट्स बनाते हो आप। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट अप टू डेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला गया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति वीसी जो थे वो कौन थे। तो वीसी की जो फुल फॉर्म होती है वे वाइस चांसलर होती है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो शिमला है उसके जो प्रथम कुलपति थे, उप कुलपति थे, वे कौन थे? कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर रामकरण सिंह जी जो थे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वीसी थे, ये भी आपने याद रखना है। और जो चांसलर होते हैं, चांसलर जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, वे राज्यपाल होता है उस स्टेट का। जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो चांसलर हैं वे कौन हैं? वे हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल हैं, जो कि जिनका नाम जो है शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वर्तमान जो चांसलर हैं वे कौन हैं, तो वो राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के, श्री शिव प्रताप शुक्ल जी। तो राज्यपाल जो होते हैं वे यूनिवर्सिटीज़ के जो होते हैं वे चांसलर होते हैं। तो पहले जो वाइस चांसलर थे वे कौन थे? वे डॉक्टर रामकरण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विश्वविद्यालय के प्रथम निदेशक जो थे वो कौन थे? हिमाचल प्रदेश एजुकेशन यूनिवर्सिटी के पहले जो निदेशक थे, डायरेक्टर थे, वे कौन थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर केपी पांडे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो टीचर्स डे जो है आपको पता है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये नेशनल टीचर डे की बात कर रहे हैं। अगर आपसे वर्ल्ड की पूछते हैं, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टीचर डे जो है, विश्व अध्यापक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपने नोट कर लेना है। तो शिक्षक दिवस जो कि राष्ट्रीय नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जो है मनाया जाता है? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो है वो हर एक वर्ष प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। और वर्ल्ड टीचर डे अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो कोठारी आयोग के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे दौलत सिंह कोठारी थे। श्री दौलत सिंह कोठारी जो थे वे कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। और कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? इसे भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। 1964 में इसे अपॉइंट किया गया था, और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वे 29 जून 1966 को जो थी वो सबमिट की थी।
और कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को जो था वो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट शीर्षक जो था वो प्रदान किया था, ये भी आपने याद रखना है। तो कोठारी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट थी वे किस शीर्षक के साथ, किस टाइटल के साथ जो थी वो प्रदान की थी, सबमिट की थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपने याद रखना है। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट जो है, इस टाइटल से जो थी वो कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वे श्री दौलत सिंह कोठारी थे, और इसे और किस नाम से जानते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग, यानी कि इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो कब पेश की थी? अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, 1964 में जो थी कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और सबमिट जो थी वो कब की थी? वे 29 जून 1966 को जो थी इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि वुड डिस्पैच कब पेश किया गया? तो वुड डिस्पैच जो था वो कब पेश किया था? क्वेश्चन के कई बार हमने ये डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1854 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और वुड डिस्पैच ने अपने संदेश में कहा था कि कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की, विश्वविद्यालय की जो है वो स्थापना की जानी चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। और कहा था कि बड़ी संख्या में उच्च विद्यालय जो है वो खोले जाने चाहिए। और सर चार्ल्स वुड जो थे वो 1854 में भारतीय सरकार के नियंत्रण सभा के प्रधान थे, ये भी आपने याद रखना है। वुड डिस्पैच जो है इसे इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि स्टेनली डिस्पैच जो था वो कब पेश किया गया था? तो स्टेनली डिस्पैच जो था वो पेश किया गया था 1859 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेनली डिस्पैच में किस स्तर की शिक्षा पर प्रकाश डाला गया था? तो स्टेनली डिस्पैच 1859 में आया था, और इसने किस स्तर की, जो किस लेवल की जो एजुकेशन थी उस पे जो था प्रकाश डाला था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, प्राइमरी एजुकेशन पे, प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर आयोग गठन कब किया गया था? तो हंटर कमीशन हमने कई बार डिस्कस किया है। हंटर कमीशन का जो गठन था वे कब हुआ था? वे 1882 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हंटर कमीशन के बारे में बात करते हैं। 1882 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 22 सदस्यों का एक एजुकेशन कमीशन जो था वो नियुक्त किया था, ये आपने पहले नोट कर लेना है। इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? डब्ल्यू हंटर जो थे इसके अध्यक्ष थे। और 1882 में भारत के जो उसमें के जो गवर्नर थे जनरल लॉर्ड रिपन ने इनकी अध्यक्षता में 22 सदस्यों का एक एजुकेशन कमीशन जो था वो नियुक्त किया था। और हंटर कमीशन ने अंग्रेजी के साथ साथ देशी भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की जो थी वो सिफारिश की थी, ये भी आपने याद रखना है। और इस कमीशन का कार्य था कि वे इस बात की जांच करे कि 1854 की शिक्षा योजना को किस हद तक जो है वो कार्यान्वित किया गया है, और उस योजना को सफल बनाने के लिए कौन से उपाय जो हैं वो अपनाए गए हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि हंटर आयोग के सुझावों द्वारा 1902 तक प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कहाँ तक बढ़ाने का बढ़ाने का सुझाव जो था वो दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 लाख जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि लॉर्ड कर्जन रेजोल्यूशन कब पेश किया गया? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कर्जन रेजोल्यूशन जो था वो किस वर्ष में पेश किया गया था? 1904 में ये पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि लॉर्ड कर्जन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कर्जन का जो रेजोल्यूशन था 1904 में आया था, और उनके अनुसार जो प्राइमरी एजुकेशन थी ये किस लैंग्वेज में जो है वो दी जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मदर टंग, यानी कि मातृभाषा में जो है वो दी जानी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गोखले रेजोल्यूशन कब पेश किया गया? तो गोखले रेजोल्यूशन जो था वो वर्ष 1911 में जो था वो पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गोखले रेजोल्यूशन जो था वो 1911 में जो था वो पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गोखले रेजोल्यूशन की प्रमुख मांग क्या थी? ये भी क्वेश्चन साथ में डिस्कस भी हो रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के जो हैं वो दो या हर एक कमीशन या कमेटी के 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछा था गोखले रेजोल्यूशन कब पेश किया गया था, अगला ही प्रश्न पूछ लिया है कि गोखले रेजोल्यूशन की जो प्रमुख मांग थी वे क्या थी? तो इसकी जो प्रमुख मांग थी वे थी कि प्राथमिक स्तर पर जो है वो निःशुल्क शिक्षा दी जाए, फ्री एजुकेशन दी जाए प्राइमरी लेवल पर। ये गोखले रेजोल्यूशन की जो थी वो प्रमुख डिमांड थी, मांग थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, गोखले रेजोल्यूशन गोखले रेजोल्यूशन सरकार द्वारा पास न होने का मुख्य कारण क्या था? तो गोखले रेजोल्यूशन जो था वो सरकार द्वारा पास नहीं किया गया था। इसका जो मेन कारण था, मुख्य कारण था, वे क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। खत्म कब हुआ था? 1918 में खत्म हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 में शुरू हुआ था। कब ख़त्म हुआ था? 1945 में ख़त्म हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना है, जीके में आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो गोखले रेजोल्यूशन सरकार द्वारा जो पास नहीं हुआ था उसका जो मुख्य कारण था वे क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो शुरू हो गया था। अगले प्रश्न जोते हैं, 8वीं कक्षा के पश्चात तकनीकी और व्यावसायिक विषय भी मुख्य विषयों में शामिल होने चाहिए। ये सुझाव जो था वो किसने दिया था? तो ये किसने कहा था, किसने ये सुझाव दिया था कि 8वीं कक्षा के पश्चात 8वीं कक्षा के बाद तकनीकी और व्यावसायिक विषय भी मुख्य विषयों में जो है वो शामिल होने चाहिए? ये किसने सुझाव दिया था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, हार्टो कमेटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हार्टो कमेटी जो थी वो किस वर्ष में आई थी? ये भी हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। तो हार्टो कमेटी जो थी वर्ष 1929 में जो थी वो आई थी। ये आपने नोट कर लेना है। हार्टो कमेटी जो थी वो 1929 में ये कमेटी आई थी, और इस कमेटी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई त्रुटियां जो थी वो, कई गलतियां जो थी वो ढूंढी थी। जैसे माध्यमिक शिक्षा अधिकतर मैट्रिकुलेशन परीक्षा द्वारा प्रभावित या हावी होती थी। ठीक है, कमेटी ने देशीय मिडिल स्कूल ग्रामीण लोगों की ज़रूरतों के अनुसार खोलने की जो थी वो सिफारिश की थी। ये इन्होंने त्रुटियां ढूंढी थी, गलतियां ढूंढी थी हार्टो कमेटी ने। तो 8वीं कक्षा के पश्चात जो है वो टेक्निकल और वोकेशनल विषय की जो विषय को जो है वो मुख्य मेन सब्जेक्ट्स मेन विषयों में जो है वो शामिल होना चाहिए। ये सुझाव जो था वो हार्टो कमेटी ने दिया था। 1929 में ये कमेटी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बोला गया सप्रू कमेटी का गठन जो था वो कब किया गया था? तो सप्रू कमेटी का जो गठन था वो वर्ष 1934 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सप्रू कमेटी का जो गठन था वे कब किया गया था? 1934 में सप्रू कमेटी का जो गठन था वे किया गया था। सप्रू कमेटी की बात करते हैं। ये कमेटी यूपी सरकार ने बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिए ये गठित की गई थी। ये आपने याद रखना है। सप्रू कमेटी जो थी वो यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिए गठित की थी। कमेटी ने अध्ययन के बाद जाना कि बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वे गलत शिक्षा प्रणाली थी। ये आपको पता होना चाहिए। और कमेटी ने कहा कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी को केवल परीक्षा के लिए ही तैयार करती है, जीवन के लिए नहीं। तो ये भी आपने याद रखना है। सप्रू कमेटी का गठन जो था वो 1934 में किया गया था। और किस सरकार ने किया था? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिए ये कमेटी जो थी वो गठित की थी। अगले प्रश्न चलते हैं, एबट वुड रिपोर्ट जो था वो कब पेश किया गया था? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो किस वर्ष में जो पेश की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 1937 में जो थी वो एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो पेश की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और बहुतकनीकी संस्थान किस रिपोर्ट आयोग के सुझावों द्वारा जो है वो खोले गए हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है अभी आपका ऑप्शन नंबर ए है, एबट वुड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सार्जेंट रिपोर्ट कब पेश किया गया? तो सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो किस वर्ष में पेश की गई थी? क्वेश्चन भी कई बार हमने डिस्कस किया है पहले भी प्रीवियस में।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1944 में जो थी वो पेश की गई थी। सर जॉन सार्जेंट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन थे, ये आपने याद रखना है। सार्जेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सर जॉन सार्जेंट जो थे वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन थे। 1944 में उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए थे। सार्जेंट रिपोर्ट नर्सरी से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रणाली की समस्याओं के हल के बारे में थी, ये भी आपने याद रखना है। तो नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, उन्हें सॉल्व करने के बारे में थी, हल करने के बारे में थी ये जो सार्जेंट रिपोर्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि ताराचंद कमेटी कब गठित की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है। ताराचंद कमेटी का गठन जो था वो 1948 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन था वे कब किया गया था, तो इसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1948 में इसका गठन किया गया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि हार्टो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो कब पेश की थी, तो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, 1929 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सार्जेंट रिपोर्ट कब पेश की गई, तो सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में पेश की गई। अगले प्रश्न में चलते हैं। सार्जेंट रिपोर्ट की सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू न होने के पीछे का जो कारण था वे क्या था, तो सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1944 में आई थी, ये तो आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया। सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो कब आई थी, 1944 में आई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वे सर जॉन सार्जेंट थे, जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन थे। और सार्जेंट रिपोर्ट जो था ने नर्सरी से यूनिवर्सिटी स्तर की, यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा प्रणाली की समस्याओं के बारे में के हल के बारे में बात की थी अपनी कमेटी में। तो सार्जेंट रिपोर्ट की सिफारिशें जो थी वो पूरी तरह से लागू नहीं हुई थी। इसके पीछे का जो कारण है वे क्या है, वे कारण था कि भारत पाक बंटवारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा के 2 भागों में विभाजित करने का सुझाव प्रमुखता से किसने दिया था, तो प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित करने का जो सुझाव था वे दिया था सार्जेंट रिपोर्ट ने, जो कि 1944 में आई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की स्थापना जो थी वो कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1857 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि विश्वविद्यालय आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी कमीशन कब स्थापित हुआ था, तो यूनिवर्सिटी कमीशन की जो स्थापना थी वे 1902 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि सैंडलर आयोग का जो गठन था वे कब हुआ था, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जो गठन के बारे में पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वे 1917 होगा। सैंडलर कमीशन का जो गठन था वे वर्ष 1917 में हुआ था। इस कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सैंडलर आयोग को और किस नाम से जो है वो जाना जाता है, तो सैंडलर आयोग को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कमीशन माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में 1917 में जो था वो नियुक्त किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, माइकल सैंडलर थे, ये भी आपने याद रखना है। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली में जो था वो सुधार करना था, परंतु इसने माध्यमिक शिक्षा की कमियों को भी ध्यान में रखा। ठीक है, तो सैंडलर कमीशन का जो गठन था वे कब हुआ था, 1917 में हुआ था, और किस नाम से इसको जानते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से इसे जानते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1948 में ये आया था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। मुदालियर आयोग का जो गठन था वे कब हुआ था, तो मुदालियर आयोग का जो गठन था वे वर्ष 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपने याद रखना है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि
माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जो है वो मुदालिर आयोग को जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 32 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना थी यानी कि यूजीसी की जो स्थापना थी वे हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1953 को। ये आपने याद रखना है। 28 दिसंबर 1953 को जो थी वो यूजीसी की स्थापना हुई थी। और संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में जो था वो इसे एक वैधानिक निकाय जो था वो बनाया गया था। ये भी आपने याद रखना है। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है यानी कि एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वे 1 सितंबर 1961 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए इस वीडियो में, जो मैंने आपको आगामी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो, सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो हैं पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपने सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अप टू डेट, चाहे एचपीजी के हो, करंट अफेयर हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शन का आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो अगर आप एचपीयू एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।